हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि अच्छे ही होंगे। तो आप लोगों में से 2026-27 की तैयारी कौन कौन कर रहे हैं यूपीएससी के लिए, तो उनके लिए एक नई खुशखबरी है। और खुशखबरी अभी थोड़ी देर में समझ में आएगी कि मैं ये खुशखबरी शब्द क्यों यूज कर रहा हूँ। तो आज से हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं और इस सीरीज का नाम होगा पॉलिटी इन डेप्थ। पॉलिटी इन डेप्थ। यूपीएससी प्रीलिम्स का अगर आपने पीवाईक्यू एनालिसिस किए होंगे तो आपको एक समझ आ गई होगी कि 15 से 16 क्वेश्चन यूपीएससी प्री में पॉलिटी से आते हैं, पॉलिटी खंड से। तो काफ़ी डिसाइडिंग फैक्टर है ये सब्जेक्ट, और क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि बन जाते हैं। कुछ क्वेश्चन इजी, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट और एक दो क्वेश्चन टफ आते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के आते हैं, वो बन जाते हैं आराम से यदि आपने ठीक से पढ़ाई की हो तो देखिए, पॉलिटी आप हर जगह से पढ़ सकते हैं। आप टीचर्स से भी पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे तो पढ़ भी रहे होंगे, और आप किताबों से भी पढ़ते होंगे। और मार्केट में जो ज़्यादा चर्चित किताब है, पॉपुलर किताब है, उसका नाम है एम लक्ष्मीकांत। तो आप उससे भी पढ़ रहे होंगे। तो फिर आप सोच रहे होंगे कि हम आपकी वीडियो क्यों देखें, है ना। जब हमने पहले से ही अगर अपने सोर्स चूज कर लिए हैं तो अपना समय इसमें क्यों गंवाएं। तो इसकी एक विशेषता है मेरी इस लेक्चर की, या कहें कि मेरे इस नोट्स की, जो आपको और जो भी सोर्स हैं उससे हटके मिलेगी या उससे बेहतर मिलेगी। अब वो विशेषता क्या है, तो आप देखिए, जिन भी टीचर से आपने ज़्यादातर पढ़ा होगा, जैसे कि राजेश मिश्रा सर हैं या मंजेश कुमार हैं, डॉक्टर मंज ठीक है, या फिर आपने एम लक्ष्मीकांत से पढ़ा होगा, तो आपने एक ही सोर्स या दो सोर्स चूज किए होंगे बहुत से बहुत। या तो आपने एम लक्ष्मीकांत को देखा होगा और एक टीचर से पढ़ा होगा, है ना, या आपने टीचर से ही पढ़ा होगा, एम लक्ष्मीकांत को नहीं देखा होगा। लेकिन मेरे इस नोट्स की विशेषता ये है कि इसमें राजेश मिश्रा सर के क्लास लेक्चर भी कवर हैं, इसमें मंजेश कुमार सर के क्लास नोट्स भी कवर हैं, इसमें एम लक्ष्मीकांत के इम्पोर्टेंट्स फैक्ट्स, इम्पोर्टेंट्स इंफॉर्मेशन, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट सब कुछ कवर है। साथ ही इसमें दृष्टि आईएएस की क्विक बुक के इम्पोर्टेंट्स फैक्ट और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट कवर हैं। और जो भी मुझे इम्पोर्टेंट इनपुट्स लगे मेरी तैयारी के दौरान, वो भी मैंने इसमें कवर किए हुए हैं। तो इसकी विशेषता इसलिए इसको औरों से बेहतर बनाती है। ठीक है। मैंने पिछले 4 अटेम्प्ट 2022, 23, 24 और ये लेटेस्ट 25, मैंने चारों अटेम्प्ट इसी नोट्स को पढ़कर दिए हैं और देखा कि मैंने पॉलिटी के लगभग क्वेश्चन ठीक किए हैं। यदि 15 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें से 12 से 13 क्वेश्चन मेरे ठीक होते हैं पॉलिटी सेगमेंट के। ठीक है। तो वो कैसे ठीक हो रहा है, जब मैं इसी नोट्स को पढ़ रहा हूँ तो इस नोट्स में कुछ ऐसा ही खास है जो आपको और स्टूडेंट से बेहतर बनाएगा। ठीक है। तो आप लोग यदि इच्छुक हैं, यदि आप लोग इंटरेस्टेड हों इन लेक्चर्स को देखने के लिए, इस नोट्स को पढ़ने के लिए मेरे साथ में, क्योंकि मैं भी अब एक नई जर्नी दोबारा से शुरू कर रहा हूँ। इस बार तो मेरा हुआ नहीं खैर प्रीलिम्स क्वालिफाई, तो मैं भी अपनी रीस्टार्ट कर रहा हूँ जर्नी। तो मेरे साथ में यदि आपको पॉलिटी कवर करना है कुछ कम समय में और कुछ अच्छे इन डेप्थ तरीके से, तो मेरे साथ में इस नोट्स को आप पढ़ सकते हैं। आप थोड़ा सा समय दीजिए, आधा एक घंटा मुझे डेली का, और आपका अच्छा खासा सब्जेक्ट तैयार हो जाएगा ये। ठीक है। तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिख दीजिए। और यदि आप डेली मेरे साथ में पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि समय पर आपको वीडियो उपलब्ध होती रहे और आप उनका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है। तो ये तो रही कुछ डिस्क्लेमर के तौर पर बात है। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय नहीं गंवा रहे और स्टार्ट करते हैं। अब तो इसमें सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। संविधान और राज्य व्यवस्था, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, ये अपने सिलेबस के शब्द हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं संविधान क्या है। तो संविधान उन प्रावधानों का संग्रह है जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है। संविधान देश की सर्वोच्च विधि है, या संविधान कहें कि शक्ति का मानचित्र। ये सब बातें जो हैं वो एक संविधान पर लागू होती हैं। ऐसे प्रावधान जो किसी देश के शासन को चलाते हों और जिनसे ऊपर कोई विधि ना हो, है ना, या देश की सर्वोच्च विधि हो कह सकते हैं, या फिर शक्ति का मानचित्र हो। शक्ति का मानचित्र कैसे,
तो भाई हमारे यहाँ पर सरकार है, न्यायपालिका है, तो इन सबको शक्ति कहाँ से मिलती है? तो इन सबको शक्ति मिलती है संविधान से। ठीक है, तो इसलिए शक्ति का मानचित्र भी है। कुछ फैक्ट देख लेते हैं। संसार में सर्वप्रथम लिखित संविधान यूएसए का है, और ये कब? 1787 में फिलाडेल्फिया सम्मेलन के बाद बनाया गया था। ठीक है, अब मैंने एक शब्द यूज किया था सरकार, और दूसरा शब्द एक होता है शासन। सरकार और शासन में गवर्नमेंट और गवर्नेंस दोनों में क्या अंतर है? तो सबसे पहले हम गवर्नेंस को देख लेते हैं। गवर्नेंस क्या है? तो सार्वजनिक जीवन का संचालन जो होता है वो गवर्नेंस होता है। जैसे राजनीति, प्रशासन, कानून, अर्थव्यवस्था, शिक्षा, इन सब का जो संचालन होता है वो शासन कहलाता है। इस सार्वजनिक जीवन का संचालन जो करता है वो सरकार होती है। और अब देख ले, हमने संविधान तो अभी देख लिया कि संविधान क्या है। अब राज्य व्यवस्था देख लेते हैं। राज्य व्यवस्था संविधान का व्यवहारिक रूप है। अगर संविधान में लिखा हुआ है इस आर्टिकल के तहत ये वाला प्रावधान है, ठीक है, तो राज्य व्यवस्था बताती है कि असल में इसके जो प्रावधान हैं संविधान के, उनको लागू कैसे करना है और वो लागू कैसे होते हैं, है ना। तो राज्य व्यवस्था संविधान का व्यवहारिक रूप है। संविधान को लागू करने के क्रम में जो विषय और मुद्दे उभर कर सामने आते हैं उन्हें समग्र रूप से हम राज्य व्यवस्था कहते हैं। राज्य व्यवस्था मुख्यतः 3 तत्वों से मिलकर बनती है, जिसमें क्या क्या होते हैं? संसद का कानून होता है, न्यायपालिका के निर्णय होते हैं, और संवैधानिक संस्थाएं होती हैं। संसद को हम बाद में पढ़ेंगे, न्यायालय को भी हम बाद में पढ़ेंगे। थोड़ा ये देख लेते हैं संवैधानिक संस्थाएं क्या होती हैं, इनको हम आगे देखेंगे। ठीक है, जैसे कि देखिए आर्टिकल 17, अभी मैंने बताया जैसे कि संविधान में अगर कोई आर्टिकल दिया है और उसमें कोई प्रावधान है तो वो तो सिद्धांत हो गया, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा या इम्प्लीमेंट किया गया है वो राज्य व्यवस्था है। जैसे आर्टिकल 17 संविधान में वर्णित है और इसमें लिखा गया है कि अस्पृश्यता दंडनीय अपराध होगी, लेकिन इसके लिए संसद ने एक कानून बनाया, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम। ये राज्य व्यवस्था है ना, इसमें दंड का प्रावधान किया गया है, समझे। अच्छा, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं फिर। आर्टिकल 19 में लिखा गया फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में लिखी गई है। अब इसके लिए केस आया, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर केस 1985, इसमें प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में चर्चा की गई। तो ये क्या है? राज्य व्यवस्था। आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन दिया है, ये क्या है? तो ये संविधान है। ठीक है, तो अभी हमने राज्य व्यवस्था को समझते हुए देखा था कि इसके 3 तत्व होते हैं, संसद का कानून, न्यायालय के निर्णय और संवैधानिक संस्थाएं। तो संस्थाएं हम देख लेते हैं अभी, बाकी 2 को हम आगे पढ़ेंगे आने वाली क्लासेस में। तो संस्थाएं क्या होती है? संस्थाएं 3 प्रकार की होती है, संवैधानिक अर्थात कॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक अनकॉन्स्टिट्यूशनल, संवैधानिक या गैर संवैधानिक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। इन 2 में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन आज के बाद आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो सबसे पहले हम संवैधानिक को देख लेते हैं। संवैधानिक क्या होती है? वे संस्थाएं जिनका सृजन या जिनका निर्माण संविधान से हुआ हो, जो संविधान से जन्म हुआ हो, जिनका संविधान से उत्पन्न हुई हो, उनको संवैधानिक संस्थाएं कहते हैं। जैसे कि अगर वित्त आयोग की बात करें तो वित्त आयोग संवैधानिक संस्था है, ठीक है, या संवैधानिक आयोग है। इसका वर्णन कहाँ पर है? तो इसका वर्णन आर्टिकल 280 में है ना। ऐसे ही भारत का निर्वाचन आयोग है, आर्टिकल 324 में है। ठीक है, यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, तो इसका वर्णन कहाँ है? तो आर्टिकल 315 में। तो इसी तरीके से वे संस्थाएं जो संविधान से निकलती है वो संवैधानिक संस्थाएं कहलाती हैं। असंवैधानिक संस्थाएं क्या होती हैं? तो वे संस्थाएं जो संविधान विरोधी हैं, अर्थात जो संविधान के प्रावधान हैं उनका उल्लंघन करती है, उनको असंवैधानिक संस्थाएं या अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कहते हैं। जैसे कि असम का उल्फा, बब्बर खालसा, सिमी, ये सब क्या हैं? असंवैधानिक संस्थाएं हैं। अब संवैधानिक संस्थाएं देख लेते हैं। जब हमने राज्य व्यवस्था को पढ़ने के क्रम में 3 तत्व जिक्र किए थे, तो उनमें एक थी संवैधानिक संस्थाएं। तो वे संस्थाएं जिनका संविधान में उल्लेख नहीं है और संविधान विरोधी भी नहीं है, ध्यान रखना, वे संस्थाएं जिनका संविधान में उल्लेख नहीं है। उल्लेख तो असंवैधानिक का भी नहीं था, उल्लेख इनका भी नहीं है, ये तो समानता है, लेकिन अंतर क्या है? असंवैधानिक और संवैधानिक संस्थाओं में, या गैर संवैधानिक भी हम इनको कहते हैं, संवैधानिक या गैर संवैधानिक। तो गैर संवैधानिक और असंवैधानिक दोनों में अंतर क्या है? तो असंवैधानिक जो है वो संविधान का विरोध करती है या संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करती है। वहीं संवैधानिक या गैर संवैधानिक संस्थाएं संविधान विरोधी नहीं होती, हालांकि संविधान में उल्लेख नहीं है, लेकिन ये संविधान विरोधी नहीं होती। ये संस्थाएं संविधान के ही आदर्शों का पालन करने का प्रयास करती हैं। जैसे कि नीति आयोग, या फिर कहें कि पूर्व योजना आयोग। योजना आयोग 1950 में बना था, नीति आयोग उसके स्थान पर बना
1 जनवरी 2015 को। इसके अलावा राष्ट्रीय महिला आयोग, ये भी संवैधानिक संस्था नहीं है, ठीक है, सांविधिक संस्था है। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1993 के आधार पर इसको बनाया गया था, या फिर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ये भी एक्ट के थ्रू बनाया। तो ये सांविधिक संस्थाएं हैं। इनका वर्गीकरण 2 पार्ट में किया गया, किसका? संवैधानिक संस्थाओं का या गैर संवैधानिक संस्थाओं का। पहली सांविधिक संस्था और दूसरी कार्यकारी संस्था। क्या होती है सांविधिक संस्था? तो संवैधानिक संस्था होती है, और ऐसी संस्था जिसका निर्माण संसद के कानून के द्वारा हुआ हो, सांविधिक संस्था, स्टैट्यूटरी बॉडी कहलाती है। जैसे कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का निर्माण राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम 1993 के तहत किया गया। इसके अलावा अगर कार्यकारी संस्थाओं की बात करें तो वे संस्थाएं जो राष्ट्रपति या कार्यपालिका के आदेश से निर्मित होती हैं। जैसे कि नीति आयोग का गठन राष्ट्रपति के आदेश से हुआ है, और ये कैसी कार्यकारी संस्था है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ठीक है। तो देखिए आज की इंट्रोडक्शन क्लास है, तो आज की क्लास में हम बहुत कोई टॉपिक स्टार्ट नहीं करेंगे, लेकिन इस पूरी यात्रा में हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा और हम उन्हें बार बार पढ़ेंगे। लेकिन क्या होता है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स इनको गलत पढ़ते हैं, तो आज उन सभी चीज़ों को भी ठीक कर लेते हैं आगे, जिससे आगे आने वाली क्लास में परेशानी नहीं होगी बिल्कुल भी। जैसे कि संविधान का निर्वचन, इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जब हम करते हैं तो इसमें कुछ चीज़ें दी होती है, जैसे कि संविधान, उसके अंदर भाग यानी पार्ट, उसके अंदर अध्याय, अध्याय यानी कि चैप्टर, और अध्याय के अंदर कुछ अनुच्छेद दिए होते हैं, इनको आर्टिकल कहते हैं इंग्लिश में। अनुच्छेद के अंदर भी खंड दिए होते हैं, इनको क्लॉज कहते हैं, और खंड के अंदर भी उपखंड दिए होते हैं, जिनको सब क्लॉज कहते हैं। इनको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझकर एग्जाम्पल देखते हैं। आर्टिकल 39A, अब देखना ए इसमें क्या है, एक तो स्मॉल है, दूसरा कोष्टक लगा हुआ है, ठीक है, और दूसरी तरफ एक 39 या 39A ये भी लिखा है। तो इसमें क्या है, 39 दोनों में कॉमन है, लेकिन ए में अंतर है। यहाँ पर ये कैसा है, यहाँ पर विदाउट कॉलम है या विदाउट ब्रैकेट है, और कैपिटल है, यहाँ पर ब्रैकेट वाला है और स्मॉल है। तो इन दोनों का अंतर क्या है? इसको भी तो ऐसे लिख सकते थे या इसको भी तो ऐसे लिख सकते थे, नहीं, इनमें अंतर है। जब हम पढ़ेंगे या बोलेंगे तो इनमें अंतर आएगा। जैसे कि इसको हम क्या पढ़ेंगे, आर्टिकल 39 क्लॉज ए, आर्टिकल 39 क्लॉज ए, और ये क्या है, आर्टिकल 39A, ये स्वतंत्र अनुच्छेद है। अब ये कैसे होता है, ये कहाँ पर लिखते हैं और ये कहाँ पर लिखते हैं? तो ये संविधान में ही दिए होते हैं। जब संविधान लागू हुआ तब ये पहले से दिए गए होंगे। लेकिन अगर ऐसा कहीं पर लिखा हो कि 39A, तो ये क्या हुआ, ये इंडिपेंडेंट आर्टिकल है, और ये संविधान में या तो होगा या फिर संविधान संशोधन के द्वारा अगर कोई आर्टिकल जोड़ा जाता है तो उसको इस तरीके से लिखते हैं, उसमें ब्रैकेट का यूज नहीं करते, है ना। और ब्रैकेट का यूज करेंगे भी तो किसी सब क्लॉज में अंदर डालेंगे उसको, है ना। अगर इंडिपेंडेंट आर्टिकल लिखेंगे तो उसके लिए फिर ब्रैकेट का यूज नहीं करेंगे। ओके, तो ये तो हो गए क्लॉज। अब देखते हैं उपखंड या कहें कि सब क्लॉज, है ना। इसको भी एग्जाम्पल देखते हैं। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। अब देखिए आर्टिकल 19 है, उसके बाद में एक कोष्टक है जिसमें 1 नंबर लिखा हुआ है, फिर कोष्टक बंद, फिर कोष्टक चालू, उसमें ए लिखा हुआ है, फिर से कोष्टक बंद। तो हम क्या कहेंगे, इसको 19(1)(a पढ़ेंगे, या तो जैसे उसको भी पढ़ते हैं ना 39A, तो इसको भी 39A पढ़ेंगे। ज़्यादातर स्टूडेंट यहीं पर कंफ्यूज होते हैं और गलत बोलते हैं, इसको भी 39A और इसको भी 39A। तो दोनों में अंतर क्या हुआ? अंतर बस इसी बात का है, यदि आप बिल्कुल तरीके से पढ़ें कि इसको 39 क्लॉज ए बोलेंगे और इसको 39A बोलेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर भी क्या पढ़ रहे होंगे स्टूडेंट्स, आर्टिकल 19(1)(a ऐसे नहीं पढ़ेंगे। जब अगर आप पॉलिटी के स्टूडेंट अच्छे से बनना चाहते हैं तो इसको ये छोटी छोटी चीज़ों को भी ठीक करना होगा। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, ठीक है। तो ये सही बोलने का तरीका है पॉलिटी के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। अब देखिए ये संविधान, भाग, अध्याय, अनुच्छेद। अगर हम संविधान के बाद अगर हम भाग की बात करें तो भाग क्या होते हैं या पार्ट क्या होते हैं? तो पार्ट क्या है, संविधान निर्माताओं ने संविधान में एक प्रकार की चीज़ों को एक जगह एकत्रित किया जिससे संविधान व्यवस्थित हो सके, इसे पार्ट कहा गया या भाग कहा गया। एग्जाम्पल के तौर पर भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार हैं, और सभी मौलिक अधिकारों को एक ही जगह पर रखा गया। अच्छा, ऐसा क्यों किया गया, मान लीजिए। अच्छा, ये बताइए कि संविधान निर्माताओं ने भाग शब्द को ही क्यों चुना, या भाग वाला जो प्रावधान है वो क्यों रखा?
इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। जैसे कि एक मसाले का डब्बा है, मसाला बॉक्स जिसको कहेंगे, जिसमें 5-6 छोटे छोटे बॉक्स हैं। उसमें हम अलग अलग मसाले रखते हैं, एक में मिर्ची, एक में धनिया, एक में जीरा, तो किसी में नमक, इस तरीके से रखते हैं। तो क्या हम ऐसा करते हैं कि मिर्ची, धनिया, नमक, जीरा सब एक ही बॉक्स में मिक्स करके रख दें? नहीं ना। हम भी क्या करते हैं, हर एक मसाले के सेक्शन अलग अलग बांट देते हैं ताकि मिक्सचर ना हो और किसी भी चीज़ में यूज करने के लिए आसानी हो। अगर हमें मान लो मिर्ची की ज़रूरत है कभी, तो हम मिर्ची वाले सेक्शन को उठाएंगे और उसमें से कुछ मिर्ची निकाल लेंगे। अगर हमें धनिया की ज़रूरत है तो धनिया निकाल लेंगे, नमक की ज़रूरत है नमक। यदि हमें नमक की ज़रूरत थी और हमने मिक्स करके रख दिया, तो हम क्या करते हैं, अब मिर्ची भी, हमें मिर्ची की ज़रूरत नहीं है तो हम मिर्ची को अलग करते फिर, जो कि कितना टाइम टेकिंग था और संभव भी नहीं था, क्योंकि नमक से मिर्ची अलग करना बहुत जटिल प्रक्रिया हो जाती। तो इसी तरीके से इस सेपरेशन के लिए और सुविधा के लिए संविधान निर्माताओं ने भी क्या किया कि एक तरह की चीज़ों को एक ही जगह पर एकत्रित किया और उसको एक नाम दिया जिसको भाग कहा गया। ठीक है। इसी के बाद में फिर अध्याय है। अध्याय यानी चैप्टर। तो एक भाग के अंदर कई चैप्टर हो सकते हैं, एक भाग के अंदर कई चैप्टर हो सकते हैं। जैसे कि इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ठीक है, कैसे कि मान लो एक ठेला है, एक ठेले पर जिस पर सेब ही सेब रखे हुए हैं, एप्पल ही एप्पल रखे हुए हैं, लेकिन उनमें ग्रेडिंग की हुई है। ग्रेडिंग की हुई है मतलब कि कुछ एप्पल अच्छे हैं, कुछ एप्पल मीडियम है और कुछ एप्पल कमज़ोर हैं। ठीक है, तो है तो सेब ही, लेकिन उनको आसानी से बेचने के लिए या उनके भाव अलग अलग करने के लिए हमने उनकी ग्रेडिंग कर रखी है। तो ऐसे ही भाग में भी अध्याय होते हैं। अध्याय में क्यों, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक तरह की होती है। मान लीजिए कि एक भाग में, मान लीजिए कि एक भाग में हमने समाजवादी प्रावधान रख दिए, एक भाग में हमने गांधीवादी प्रावधान रख दिए, एक भाग में हमने उदारवादी प्रावधान रख दिए। ठीक है, तो इसी तरीके से भाग के अंदर अध्याय होते हैं जो कि सब डिवीजन होते हैं भाग का। ठीक है, अब अध्याय के अंदर भी अनुच्छेद होते हैं। अध्याय के अंदर अनुच्छेद होते हैं और अध्याय से अनुच्छेद के संबंध को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे कि ग्रेडिंग हमने की थी ठेले पर सेब की, तो एक तरीके के सेब एक जगह रखे गए थे। तो ऐसे ही एक अध्याय में भी एक समान प्रकार के प्रावधानों को रखा जाता है ना। और उन्हीं समान प्रकार के प्रावधानों को अगर एक एक सेब की तरीके से उठाएं कि एक सेब, दो सेब, तीन सेब, चार सेब, तो ऐसे ही एक अध्याय के कई सारे अनुच्छेद होंगे, तो उनमें भी हम एक सेब को एक अनुच्छेद के रूप में देख सकते हैं। ठीक है, तो और बाकी हमने खंड और उपखंड को तो समझ ही लिया। अब हम देखते हैं कि मूल संविधान में क्या स्थिति थी। मूल संविधान आपको पता ही होगा कि 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था और 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। तो जब मूल संविधान लागू हुआ था तो इसमें क्या थे कि 395 आर्टिकल थे, 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां थीं। अनुसूचियां कितनी? 8। अभी हम देखेंगे कि अनुसूची क्या होती है। भाग हमने देख लिया, आर्टिकल हमने देख लिए। तो 395 आर्टिकल थे या अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। लेकिन वर्तमान स्थिति कुछ और है। तो पहले हम देख लेते हैं कि अनुसूची क्या है। देखिए, अनुसूची संविधान के अंत में दी गई विषयों की वह सूची जो संविधान के किसी प्रावधान की व्याख्या करती हो, उसको हम अनुसूची कह देते हैं, है ना। तो हालांकि ये संविधान का हिस्सा नहीं है, ये ध्यान रखना। अभी हम देखेंगे एक फैक्ट जो कि एज इट इज आता है एग्जाम में, है ना। तो अनुसूची क्या है? संविधान में दी गई विषयों की वह सूची जो संविधान के किसी प्रावधान की व्याख्या करती है। जैसे कि अनुच्छेद 1 में क्या लिखा है? इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। इसकी व्याख्या अनुसूची 1 में की गई है। अब देखिए ये फैक्ट देखिए, अनुसूचियां संविधान में शामिल नहीं होती परंतु वे संविधान का अभिन्न अंग हैं। संविधान में उनका कहीं पर जिक्र नहीं है अनुसूचियों का, लेकिन अभिन्न अंग है। यानी कि यदि अनुसूचियों को शामिल नहीं माना जाए, संविधान का अंग नहीं माना जाए, तो फिर संविधान के कुछ प्रावधान ऐसे होंगे जो कि क्लैरिफिकेशन देने में
असमर्थ हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी हमने देखा था कि मूल संविधान में कितने 22 भाग थे, लेकिन समय समय पर संशोधन हुआ और भागों की संख्या बदलती रही। जैसे कि 7वें संविधान संशोधन 1956 से भाग 7 और भाग 9 को समाप्त कर दिया था, जिसके बाद भागों की संख्या कितनी हो गई थी, 20 बची थी। फिर 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में, और इसमें 2 नए भाग जोड़ दिए गए, भाग 4A और भाग 14A। भाग 4A में क्या था, भाग 4A में मूल कर्तव्य जोड़े गए और भाग 14A में जो ट्रिब्यूनल्स थे उनको जोड़ा गया। तो इसके बाद में भाग कितने हो गए, 22 हो गए। 73वें संविधान संशोधन 1992 से भाग 9 को जोड़ा गया। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 से भाग 9A को जोड़ा गया और भाग 9 को जोड़ा गया। और 97वें संविधान संशोधन 2011 के माध्यम से भाग 9B को जोड़ा गया। और इस तरीके से वर्तमान में भागों की संख्या कितनी हो गई, 25। भाग 9 में क्या है, तो पंचायतों से संबंधित प्रावधान है। 9A में क्या है, नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है। और 9B में क्या है, तो सहकारी समितियों से संबंधित प्रावधान है। ठीक है, तो इस तरीके से वर्तमान में कितने भाग हैं, 25 भाग हैं। ठीक है, अब देखते हैं संविधान का वर्णन। संविधान में एक क्वेश्चन अक्सर यूपीएससी पूछता है कि संविधान का दर्शन कहाँ पर छुपा हुआ है, तो इसको भी एक क्वेश्चन मैंने फ्रेम किया है, तो इसको देख लेते हैं। देखिए, संविधान का अगर 100% संविधान को 100% मान लिया जाए तो 1/3 प्रावधान यानी कि 33%, लगभग 33 से 35% जो प्रावधान है वो संविधान के दर्शन के रूप में वर्णित हैं। यानी कि क्या होता है दर्शन, तो वे प्रावधान जो भारत के भविष्य की झलक देते हैं, जिनमें भारत का अग्रिम भविष्य झलकता है कि भाई हमारा भारत ऐसा होगा, हमारा भारत ऐसी कल्पना की गई है। तो इस तरीके के प्रावधान जो हैं वो संविधान का दर्शन कहलाते हैं। अब दर्शन या मूल्य के आदर्श ये सब क्या होते हैं, तो कहाँ पर और कहाँ पर हैं संविधान में, तो प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, ये 4 प्रावधान हैं जिनमें संविधान का दर्शन पाया जाता है, जिनमें संविधान का आदर्श पाया जाता है या संविधान के मूल्य पाए जाते हैं। यदि क्वेश्चन ऐसा है कि प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य, इनमें से संविधान का दर्शन किस में पाया जाता है, तो हमें टिक करना है प्रस्तावना को, यानी कि ऑप्शन ए प्रस्तावना को टिक करना है। और यदि मल्टीपल ऑप्शन आ जाए कि प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य और एक ऑप्शन हो सभी में, तो ऑप्शन टिक करना है सभी में, फिर अकेला प्रस्तावना नहीं टिक करेंगे। यदि सभी में ऑप्शन आ गया यानी कि ऑल ऑफ दीज आ गया तो अपन सभी में आंसर टिक करना है। इसके बाद में अगर हम देखें सरकार का गठन से संबंधित प्रावधान, तो लगभग 50% जो हिस्सा है, 50% जो पार्ट है वो सरकार के गठन से संबंधित है संविधान का, है ना, जिसमें पूरे प्रावधान दिए गए कि सरकार का गठन ऐसे होगा, सरकार ऐसे काम करेगी, सरकार की ये शक्तियां होंगी, सरकार की ये सीमाएं होंगी। तो ये सभी कहाँ पर संविधान में दी गई हैं। और इतना सब कुछ पढ़ लेने के बाद 50% हिस्सा कवर होता है संविधान का, है ना। और इसके बाद में कुछ और प्रावधान दिए गए हैं जिनको हम विविध मिसलेनियस के रूप में पढ़ते हैं। जैसे, और ये प्रावधान कितने हैं, तो 15 से 20% का रोल रखते हैं। जैसे कि पंचायत, नगर पालिका, केंद्र राज्य संबंध, नागरिकता। पंचायत कहाँ पर, पार्ट 9 में, नगर पालिका 9A में, केंद्र राज्य संबंध 11, 12, 13 भाग जो है वहाँ पर दिए गए। और नागरिकता संबंधी प्रावधान भाग 2 में आर्टिकल 5 से 11 तक दिए गए हैं। ठीक है, तो ये विविध वाला हिस्सा हो गया। तो इस तरीके से पूरा संविधान हम देख लिया कि 100% अगर संविधान है तो कौन से प्रावधान कितने % का वेटेज रखते हैं। ठीक है, तो फिर आज की क्लास में अपन इतना ही रखते हैं। बेसिक क्लास थी, इंट्रो क्लास थी, और अगली क्लास में हम विधिवत रूप से प्रस्तावना को शुरू करेंगे और एक एक सेगमेंट को कवर करते हुए कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करेंगे। जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी हिस्से हम कवर करेंगे। 2, 4, 10 क्लास ज़्यादा लग सकती है, लेकिन आप अगर आधा घंटा 1 घंटा मुझे डेली देंगे तो आपके ये मान के चलिए कि 30 नंबर, मैं कहूँगा यदि 15 क्वेश्चन आते हैं तो 10 क्वेश्चन मेरे इस नोट्स से भाषा सहित मिल जाएंगे, जिसमें भाषा भी दी गई होगी जैसे यूपीएससी पूछता है। और यदि आपने इसको पूरी तरीके से पढ़ लिया, पूरी तरीके से मेरी वीडियोस देख ली, तो आपके 15 में से यदि 15 क्वेश्चन आते हैं तो 12 से 13 क्वेश्चन आप ठीक करके आओगे एग्जाम में। और ये मैं अभी दावे के साथ बोल रहा हूँ। और जिस दिन एग्जाम होगा 2026 का, उस दिन आप मुझसे यूट्यूब पर या किसी भी तरीके से बात करने के लिए तैयार रहें, और मैं भी तैयार रहूँगा कि मैंने जो बोला था देखिए वो ठीक हुआ। 2-3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि नहीं हो पाएंगे क्योंकि वो कोर करंट से होंगे,
और कोर करंट के टॉपिक हम अलग से पढ़ सकते हैं, लेकिन इस नोट्स में वो शामिल नहीं होंगे। ये मेरा स्टैटिक नोट्स है, लेकिन इसमें अभी तक 2025 तक की जितनी भी काम की बातें हैं करंट रिलेटेड, वो भी इसमें मेंशन की गई हैं। ठीक है, तो आप इस विश्वास से कि मैंने भी 3 से 4 अटेम्प्ट में लगभग 12 से 13 क्वेश्चन ठीक किए हैं 15 में से, इस विश्वास के साथ इस मेरे साथ में पूरी यात्रा को एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में प्रस्तावना वाले टॉपिक के साथ।